आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं बेबाक मुनसिफ में। नए वक्फ कानून पर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। करीब 4 घंटे से ज़्यादा चली बहस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने याचिकाकर्ताओं से नए वक्फ कानून में संविधान के उल्लंघन के ठोस सबूत मांगे और कहा कि पहले ठोस सबूत लाएं तभी हम हस्तक्षेप करेंगे। उधर केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि वह अंतरिम आदेश पारित करने के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई को 3 मुद्दों तक सीमित रखे, जिनमें कोर्ट, यूजर और डीड द्वारा घोषित वक्फ संपत्तियों को डी नोटिफाई करने का बोर्ड का अधिकार भी शामिल है। हालांकि याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने केंद्र की इस मांग की मुखालफत की। यह सुनवाई कल भी जारी रहेगी और तमाम जो है वो बहस होगी, तमाम बातें रखी जाएंगी। बहरहाल आज बेबाक मुनसिफ में हम इस मुद्दे को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे और आज जो कुछ भी हुआ कोर्ट के अंदर और कोर्ट ने जो सबूत मांगे कि संविधान का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है, इन तमाम मुद्दों को किस तरीके से लिया जाएगा, इनका क्या कुछ असर होगा इस केस पर, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद साहब, इस्तकबाल है आपका। इनके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर उज़मा आलम जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रोजनामा मुनसिफ के एग्जीक्यूटिव एडिटर अतहर मोइन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सीनियर जर्नलिस्ट जावेद रहमानी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ। और जावेद साहब, पहला सवाल आप ही से। देखा होगा आपने कि किस तरीके से कई दिनों के बाद फिर से आज सुनवाई हुई और दोनों तरफ से बात रखी गई, हुकूमत की तरफ से भी और जो याचिका करता हैं उनके जो वकील थे उनकी तरफ से भी मजबूत तरीके से बात रखी गई है। बहुत सारे पॉइंट्स थे, तो आज की जो सुनवाई थी बेसिकली हम उसको थोड़ा सा समझना चाहेंगे। बारीकियाँ क्या है आज की सुनवाई की? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस बहस में चर्चा में शामिल किया। आज की बहस की आगाज़ पूरी एट लेंथ हुई। जैसे कि पहले जो सुनवाई हुई थी वो तकरीबन काफ़ी कंसाइज और स्पेसिफिक थी और चूँकि आउटगोइंग CJI थे तो उन्होंने बहुत उसमें एलोबरेट नहीं किया। तो आज की सुनवाई आज तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा की थी और उसमें पक्ष को पूरी तरह से सुनने का और तमाम उसके अमेंडमेंट जो तमाम उसके पॉइंट थे सब पे विस्तृत जानकारी जो है शेयर किया गया। बीच बीच में CJI के जो भी इंटरवेंशन थे वो भी सामने आए। इसमें जो पिटिशनर थे, जो मुस्लिम पिटिशनर थे, उनके जो फोकल पॉइंट थे वो वैधता पे थे। वैधता मतलब इस जो अमेंडमेंट बिल है इसकी वैधता कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे था। इस बिल को अगर देखा जाए तो सरकार डे वन से इसको ये मान के चल रही है कि ये रिलीजियस नहीं है, कन्फ्लिक्ट नहीं है, ये रिलीजियस नहीं है और इसको एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव के पावर से इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, जिसमें इसके 3-4 ऐसे पॉइंट हैं जहां पे पूरा का पूरा जो है अमला उसी पे फोकस करने की बात की, जिसमें कि वफ़ के वजूद पे जो ख़तरा है उसके क्रिएशन पे 3R से लेके जो उसके तमाम सेक्शन है, फिर 5 ईयर ओल्ड मुसलमान वो कौन क्रिएट कर सकता है, तो यही रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इसको रिलीजियस को पहले सरकार ने पहले रिलीजियस बॉडी को ही मना किया और आखिर में जब कंपोजिशन की बात हुई बोर्ड की, उसमें कहा कि अब इसमें जो है नॉन रिलीजियस भी रहेंगे। यानी अगर आप इसको देखेंगे कि रिलीजियस को पहले उसने रिस्ट्रिक्ट किया कि कोई भी मजहब का मानने वाला अब वक्फ नहीं क्रिएट कर सकता। इसी तरह दूसरे पॉइंट पे ये कहा कि कंपोजिशन जो बोर्ड का होगा उसमें गैर मुस्लिम भी हो सकता है, तो ये कन्फ्लिक्ट करता है और ये बिल 100% रिलीजियस है। रीज़न बिहाइंड कि किसी ख़ास कम्युनिटी मुसलमान जिसका ये मानना है कि बारी ताला अल्लाह के नाम से जो चीज़ दान और वफ़ की जाती है वो उसके लिए एक प्रॉपर उसका ऑथेंटिक प्रोसेस है, उस ज़मीन का मालिक होना चाहिए और अल्लाह ताला के लिए हमेशा के लिए वो वफ़ करता है। ये एक पूरा फोकल पॉइंट है। और देखेंगे कि यहीं से चीज़ें जो है CJI का जो फोकस है वो ये है कि वो देखना चाहता है, पूरी बेंच देखना चाहती है कि आप रिलीजियस कैसे प्रूफ करते हैं। सरकार की ये कोशिश है कि ये रिलीजियस नहीं है और इस पर तमाम एलोबरेशन है। तो आप ये देखेंगे कि डायनेमिक जो इसका है एग्जीक्यूटिव, जैसे 4 बड़े हैं। पहला लिमिटेशन, दूसरा लिमिटेशन का कैसे इसमें लागू होगा, क्योंकि वक्त एक बार हो गया तो हमेशा के लिए है। अगर कोई 3 साल 10 साल 12 साल से अगर काबिज है तो उस पर लागू नहीं हो सकता। दूसरा, अगर वक्त बाई डीड है या कोई डॉक्यूमेंट है, मजमून है या ओरल है, तो वो एक बार वक्त हो गया तो वैलिड है। तीसरी और इसमें जो आखिर बात है कि ये कहता है ये कि जो जोड़ने वाली बात है कि जो आसार कदीमा हैं आपके, यानी जो ऐसी रिलीजियस स्ट्रक्चर, ऐसी इबादत गाह जो ASI के संरक्षण में आती हैं, अब वो 3D के अंदर
अब उसकी मिल्कियत जो होगी एसआई की हो जाएगी। आपने परसों में संडे में देखा होगा ये वाक़या कि एक सुहेल वाली मस्जिद है जिस पे एसआई ने अपना बोर्ड लगाया, तो इसी कानून के अंतर्गत लगाया। संभल का आपने जो फैसला देखा है वो इसी के कानून के अंतर्गत आया। तो आज आप ये देखेंगे कि पहली बहस में, पहले डिस्कशन में पूरा मौका मिला है सुनने का, डॉक्यूमेंट देने का। अब इसमें जो कल बात होगी उन बारीकियों पे बात होगी कि कितना दावा जो है वो सरकार का और जो पिटिशनर मुस्लिम हैं उनकी ग्लेरिंग है या उनकी ऑथेंटिक है या डॉक्यूमेंटेड है। ये पूरा मामला मेरिट पर है और मैं समझता हूँ कि जो मुस्लिम पिटिशनर हैं अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से डिलीवर किया है। अब वो देखना होगा कि जो बेंच है वो कॉन्स्टिट्यूशनली कितना उसको वैलिड पाती है। हाँ, देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे आपने भी नेशनल मॉन्यूमेंट्स का जिक्र किया और खजुराहो का मतलब जो है वो जजेस की तरफ से जिक्र किया गया कि भाई अगर मतलब जो है वो कोई ऐसी नेशनल मॉन्यूमेंट है और उसमें पूजा हो रही है या दूसरी इबादत हो रही है तो उसका क्या होगा। तो कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि उसका जो नेचर है वो वक्फ का रहेगा। नेचर की बात हुई तो नेचर वक्फ का रहेगा। तो मेरा ख्याल कि ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी बातों का नहीं पता होगा। उस्मा आलम जी, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए 5 याचिकाएं हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। बहुत सारी याचिकाएं थी मगर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 5 याचिकाओं को ही कहा कि हम इन्हीं को ही जहन में रख करके और इन्हीं के पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। तो आज भी सुनवाई हुई ज़ाहिर तौर पर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो बेंच के साथ बैठे और तमाम बातों को सुनवाई की। मगर एक बात उन्होंने कही, बहुत क्लियरली ये बात बोली कि पहले ये साबित करना होगा याचिकाकर्ताओं को या उनके वकीलों को कि ये संविधान का उल्लंघन इसमें हो रहा है। इस पॉइंट को आप किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बताना जरूरी है कि वक्त हमारा रिलीजियस मैटर है। वक्त अगर आप रिलीजन से अलग कर देते हैं फिर वो वक्त नहीं रहता, तो फिर मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी में आ जाती है। तो ये बात को साबित करना और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। पहले तो ये बात को अच्छे से समझ में आना होगा कि वक्त का जो वजूद है वो रिलीजियस वजूद है। उसके अलावा हम लोग वक्त को कभी अलग से देखते ही नहीं है। मेरी जो निजी प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक आम जो वक्त की प्रॉपर्टी होती है वो एक बोर्ड के अंदर आती है जिसकी देखरेख होती है, जिसका और इनकम की बात अगर करते हैं तो इनकम कुछ भी नहीं होती है। तो इसके कब्रिस्तान आ जाते हैं, दरगाहें आ जाती हैं और वक्फुल औलाद होती है जो जहाँ बेटी नहीं जा सकती है, उनके बच्चे उसका फायदा उठाते हैं। और उसके बाद वक्फुल अल्लाह होती है जिसका कुछ रेवेन्यू आना चाहिए। लेकिन वो इतना ये मामला इतना ही उलझा हुआ है कि इसको सुलझाने में काफी वक्त लग जाएगा। और ये जो अभी सुनवाई चल रही है, 2-3 बातों को मैंने बहुत अच्छे से देखा कि गवर्नमेंट अभी तैयार है कि कुछ चेंजेस को लाने के लिए तैयार है। 44 अमेंडमेंट्स है, इसको बैठकर अच्छे से समझने की, अच्छे से डिस्कशन करने की जरूरत है। इतनी जल्दबाजी में बिल को लाना, बिल को पेश करना, लोगों को इससे उलझा के रख देना, आम लोग, मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि आम लोग इससे अपने आप को रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि वक्त से उनका कोई लेना ही नहीं था। उनका वक्त प्रॉपर्टी का जो भी देख रेख थी वो भी या सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास थी या स्टेट वक्फ बोर्ड के पास, वो भी गवर्नमेंट के अंडर में थी। आम लोगों का उसमें कोई बीच नहीं था या मुतवली उसमें मुतवली के साथ था, उसकी आमदनी क्या है, उसमें खर्च क्या है, कहाँ पैसे खर्च होते हैं, ये कहाँ से इनकम हो रही है, कहाँ डिप्रिशिएट हो रहा है, ये सारी चीजें लोगों को नहीं मालूम। लेकिन अब जब लोगों को लगा कि वक्त अल्लाह का मैटर है, इस्लामिक हमारे इससे जुड़ा हुआ है, हमारा धर्म से जुड़ा हुआ है, तो लोगों को एहसास है कि कहीं ना कहीं हमारी एक मिसकंसेप्शन था कि वक्त हमको कोई फायदा नहीं हो सकता। लेकिन अगर वक्त का इस्तेमाल सही तरीके से किया हो जाता है, डेवलपमेंट भी किया हो जाता है, तब बेशक, क्योंकि हमारा मुसलमानों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है चैरिटी। चाहे वो पैसे की चैरिटी जो हम ज़कात कहते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी की चैरिटी हो जो हम वक्त कहते हैं, अपने टाइम की चैरिटी हो, तो जो सोशल कामों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट बेस है जिस बेस पे मुस्लिम समाज काम करता है और इसकी एक बहुत मान्यता है। तो और ये डायरेक्टली हमारा उल्लंघन है। अगर ये बात अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये जैसा कहते हैं कि आप साबित कीजिए कि ये रिलीजियस है, तो ये रिलीजियस ही है। और ये जो हमारा संविधान ने हमको हक दिया है आर्टिकल 25 का कि आप अपने रिलीजियस प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हैं, तो ये है हमारा। इसको साबित करने के लिए, इसको बैठने के लिए, 44 पॉइंट को डिस्कस करने के लिए टाइम चाहिए। इस तरह से हड़बड़ में ला के बिल को पेश कर देना, मुझे नहीं लगता कि ये तो सही तरीका होगा। ये बहुत बड़ा मैटर है और हमारे आस्थाओं से जुड़ा हुआ मैटर है। ठीक है, तो हम लोगों को बारीकी से, संजीदगी से समझना है। ठीक है, अतहर मोइन साहब, आज की जो भी सुनवाई थी, जो भी बहस हुई, जो भी चीज़ें हुई हैं, वो तकरीबन 3.5-4 घंटे तक सब चीज़ें चली हैं और
किस तरीके से आप इन पॉइंट्स को देखते हैं? देखिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया और लोगों को लगता है कि क्या मुश्किल होगा ये साबित करना कि ये संविधान की जो मतलब मूल भावना है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करता। और कहीं जिस तरीके से पूरे का पूरा अयोध्या का मामला चला, बाबरी मस्जिद का मामला चला, कहीं ये भी वैसे ही या उस तरफ तो नहीं जा रहा है? यकीनन मुझे शुबहात है कि अदालत में जिस अंदाज में बहस को रोक दिया जा रहा है जी, उसके नतीजे में यही बात होगी कि बिल आखिर ये कहा जाएगा कि चूंकि वक्फ ये मजहबी मामला नहीं है, ये एक इंतजामी उमूर का मामला है, इसलिए इन प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रेगुलेट किया है नए कानून के जरिए वो दुरुस्त है। इसकी वजह एक सबसे पहली बात ये कि इस कानून का नाम इन्होंने अगर मुखफ़िफ में लिया तो उम्मीद रखा है, लेकिन इसमें जितने सेक्शन से ये मुसलमानों की उम्मीदों पर पानी फेरने वाले। एक बात अब तक बीजेपी हुकूमत ये कहती है, दावा करती आ रही थी कि हमने जो तरामीम की हैं उससे मुसलमानों के पसमानदा तबकात को फायदा होगा, लेकिन आज जिस अंदाज में बहस जारी रही है उससे ये बात वाजे करते जा रहे हैं कि औक़ाफ़ यानी खानगी जायदादों और सरकारी जायदादों पर औक़ाफ़ के नाम पे जो कब्जे हुए उसको बर्खास्त करना है। तो अब सोचिएगा कि एक हुकूमत किसी भी कानून को वज़ा करती है तो उसका मकसद उसके नज़्म को, उसके इंतज़ाम को बेहतर बनाना होता है, लेकिन यहाँ पे जो तरामीम लाई गई है उसमें तमाम वो चीज़ें निकाल दी गई हैं जो औक़ाफ़ी जायदाद को का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं या सियानत करती हैं या उसके मजहबी तशख़्ख़ुस को बरकरार रखती हैं। अब आप इसमें देखिएगा कि एक तरफ ये बात करते हैं कि ये कानून में ऐसा मजहबी नहीं है, दो गैर मुस्लिम को लाना है, दो गैर मुस्लिम नहीं, ये एक्ट के अगर हिसाब से देखें जहाँ पिछले 2013 अमेंडमेंट एक्ट में जहाँ मुस्लिम एमपी, मुस्लिम बार काउंसिल मेंबर, मुस्लिम एमएलएस था, वहां से लफ्ज मुस्लिम को निकाल दिया गया। इसके नतीजे में 11 रुकने वक्फ बोर्ड में मौजूदा एक्ट की रूह से 7 गैर मुस्लिम मेंबर्स बन सकते हैं और जो माबाकी 4 मुस्लिम मेंबर बनेंगे उसमें तकसीम होगी, एक सुन्नी, एक शिया, 2 खवातीन, फिर उनमें फिर ज़ैली तकसीम होगी, एक बोहरा, एक खोजा, अगर वहां पे बोहरा और खोजों की वक्फ प्रॉपर्टी से। हाँ। तो जहां तक हैदराबाद का ताल्लुक है, हैदराबाद में बोहरों की भी वक्फ प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के तहत है और दूसरी प्रॉपर्टीज खोजों की भी है। इसी तरह जहां पे अब ये बात करते हैं कि ये इसका ताल्लुक मजहब से नहीं, तो यहाँ पे फिर 2 बातें आएंगी कि आपने 2 गैर मुस्लिमों को लाजमी तौर पर रखा जबकि 7 मुमकिन है आ सकते। फिर दूसरी बात, वक्फ करने से आप इस वक्त गैर मुस्लिम को फिर मना क्यों कर रहे हैं? अगर यह मजहब की बुनियाद पे कानून नहीं है इंतजामी उमूर में, तो फिर इसमें किसी भी गैर मुस्लिम को वक्फ करने की इजाजत दी जानी चाहिए। ठीक। और फिर ये क्यों शर्त रखी जा रही है कि वक्फ करने के लिए उसका 5 साल से मुस्लिम होना, वो भी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। इस पर भी बात हुई और कपिल सिब्बल ने कहा, कोर्ट से कहा कि मतलब अगर कोई बिल्कुल अगर डेड बेड के ऊपर है कोई शख्स और वो वक्फ करना चाह रहा है अपनी प्रॉपर्टी को, तो वो कैसे साबित करेगा? वो तो अपनी आखिरी सांस से गिन रहा है, तो वो कैसे साबित करेगा कि वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है? तो ये एक बड़ा इशू है, नो डाउट। हाँ, नहीं, इसके पस पर्दा असल मोहर क्या है कि ये शर्त क्यों रखी गई? ये शर्त इसलिए रखी गई कि कोई नौ मुस्लिम अपनी जायदादें वक्फ ना करे और 5 साल तक उसका मौका मिल जाए ताकि उसको फिर से घर वापसी का इंतजाम कर सके, जबरन हो या उसको मना कर हो। तो ये अगर कोई मुसलमान कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर लेता है और वो अपनी प्रॉपर्टीज वक्फ करना कर देता है, तो उसके नतीजे में उसकी घर वापसी मुश्किल हो जाएगी और उसके जो वारिस गैर मुस्लिम है वो कहीं महरूम ना हो जाए, इसीलिए ये 5 साल की शर्त रखी गई। ठीक है। तो यहाँ पे किसका प्रोटेक्शन हो रहा है? हाँ, ठीक है। जावेद रहमानी साहब, क्या कुछ कहेंगे? नजर बना करके रखी हुई है आपने भी, आज जो सुनवाई चली, क्या कुछ समझ में आता है और क्या कुछ समझाना चाहेंगे आप मतलब लोगों को जो आपको इस वक्त टेलीविजन पर सुन रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जिनको मतलब अच्छे से समझाना बहुत ज़रूरी है लोगों को, क्योंकि इसको कहीं उलझाने की कोशिश तो नहीं है, जैसे इशारा कर रही हैं मैडम ने भी कहा, उज़मा आलम साहिबा भी कह रही हैं कि ये इसको उलझाने की कोशिश हो सकती है, की जा सकती है कुछ लोगों की तरफ से, मगर इसमें उलझना नहीं है। बहुत क्लियर जो है चीज़ें वो समझ में आनी चाहिए बातें। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं तमाम पैनलिस्ट को सुन रहा था, खासकर जावेद साहब भी बहुत शुरुआत की, अच्छी बात कही उन्होंने
कि जहाँ ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये हमारी मजहबी तशख्खुस की आन बान और शान की अलामत है। इसमें किसी भी तरीके से ये कन्फ्यूजन दूर हो गई और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अगर ये बात पहुंची है तो कहीं ना कहीं पहले ये तय हो गया कि ये आर्टिकल के लिए खिलाफ और जो आइन है उसकी कहीं ना कहीं उसकी रूह को जग पहुंचा रहा है। जब भी हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट हर आदमी हर इशू पे अपनी बात करने के लिए नहीं पहुंचता है। कहीं ना कहीं कन्स्टिट्यूशन में आइन में अगर उसकी रूह को धचका पहुंचता है तो एक मौका दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में बात रखी जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारी तरफ से पिटिशन करता थे, तमाम वकला थे 5 लोग, उनको बताया गया कि आप ये साबित कर दें कि ये आइन के खिलाफ है। कपिल सिब्बल ने बहुत संजीदगी से और बहुत दलाइल की अपनी रोशनी में उन्होंने बात कही कि सबसे पहली बात तो ये है कि आर्टिकल जो अनुच्छेद 25 है उसको अवहेलना हो रहा है, वो अपने आप में आइन की खिलाफ वर्जी है। आप ये छोड़ दीजिए कि किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। आइन ने जिस बात को हमें बराबरी का, मसावत का हक दिया है उसको तो आप छीन नहीं सकते ना भाई। सही। तो ये एक बड़ी बात है और हमें इसकी बहुत पूरी उम्मीद मैं इसलिए हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस हैं और जो उनका बेंच है बहुत संजीदगी से और हसासियत से तमाम जो हमारे याचिकाकर्ता हैं उनको सुन रहा है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मैसेज जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कि अगर सरकार कहीं अनदेखी कर रही है या हमारे हुकूक की पामाली कर रही है तो आज भी इंसाफ के दरवाजे खुले हुए हैं और इंसाफ के दरवाजे में इंसाफ दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जावेद साहब, देखिए जिस तरीके से ये जो एक मतलब बात आई है नई और ये सवाल खड़ा किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अच्छा जाहिर है कोर्ट है तो वो कुछ भी मतलब सबूत भी मान सकता है, कुछ प्रूव करने के लिए भी कह सकता है। अब अनुच्छेद या आर्टिकल कह लीजिए आर्टिकल 25, 26, 27, 28, ठीक है, वहाँ पर जहाँ आपको मजहबी आज़ादी है और वो गारंटी दी जाती है आप अपनी मजहबी रसूमात को और अपने मज़हब के मुताबिक वो अदा कर सकते हैं। 25 है, 26, 27 तमाम चीज़ें हैं उसमें। अनुच्छेद अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की भी आज़ादी देता है वो। मगर जो है वो अब ये नया कानून आता है, वफ़ का नया कानून बन जाता है और सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये जो एक टास्क दिया है सुप्रीम कोर्ट ने उन वकला को जो पैरवी कर रहे हैं याचिकाकर्ताओं की, ठीक है साहब, तो ये तो 4 आर्टिकल ही बहुत हैं, 25, 26, 27, 28, ये प्रूव करने के लिए कि हाँ ये जो आईनी हुकूक हैं एक कम्युनिटी के पास या किसी भी मजहब के मानने वाले के पास उसकी पामाली हो रही है। जो पूरा क्रक्स है, जो बिल का अगर क्रक्स को अगर आप समझेंगे तो बिल का जो उन्वान है ये अगर आप इन्होंने एक एक्सरसाइज किया 10 साल से कर रहे हैं जिसका नाम है तालीमी तरक्यात, में इसको पस मंजर में ले जाना चाहूँगा। तो पहले सरकार ने एक नैरेटिव इस्टेब्लिश किया कि ये वक्फ एक ऐसी अमलाक है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसी एक संपदा है जहाँ पे इसको जो क्रिएट किया गया है एक गलत मीन से किया गया है। यानी जो उसके सेक्शन 40 हैं, 3R है, तमाम सेक्शन को उससे जहाँ से उसको क्रिएट करते थे और उसको रख रखाव और उसके मैनेजमेंट करता था, तो उसने पूरी तरह से स्टडी करके ये समझा और आवाम के सामने ये बात रखी गई कि वफ़ के अमलाक पिछले 10 साल में यानी 2013 में इनकी संख्या 4 लाख कुछ थी, तो ये बढ़ के कैसे 8,72,000 हुई। उस पर कंप्यूटराइजेशन हुआ, जियो टैगिंग हुई, पूरे मुल्क में सर्वे हुआ, जिनकी तादाद कमोबेश 8,72,000 बताई जाती है। उसमें जब सरकार को जब ये आंकड़े पता चले कि वो कैसे हुआ नहीं हुआ, वो भी एक क्वेश्चन है जिसमें तमाम गलतियां और खामियां उस सर्वे रिकॉर्ड में। 61% ऐसी वक्फ प्रॉपर्टी हैं जिनके रिकॉर्ड नहीं हैं, यानी उनके डीड नहीं है, उनके डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और अगर हैं भी तो इनकम्प्लीट हैं। और 31% ऐसी वक्फ प्रॉपर्टी हैं जिनके डॉक्यूमेंट हैं, वक्फ डीड भी है, वक्फ रिकॉर्ड है, तमाम उसकी चीज़ों को इंटैक्ट किया गया है। इसको बोलते हैं स्टेट, यानी 3 लाख से ज़्यादा ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनका कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है। अब सरकार यहीं से इसकी उन्वान शुरू करती है। इस उन्वान के पीछे एक मंशा है कि वक्फ बाय यूजर सरकार का फोकस है। वो बात करती है 5 साल मुसलमान, या वो कहती है बोर्ड के कंपोजिशन। मैं समझता हूँ कि सरकार इस पर अनकम्फर्ट है और जो दलीलें पेश हो रही हैं, तमाम जो पिटिशनर हैं, जो पूरे मुल्क में ऐसे इंडोमेंट जहाँ पे ये मिसाल पेश करना है सरकार को कि एक भी ऐसा इंडोमेंट बताइए जहाँ पे गैर मज़हब के लोग उसमें बोर्ड में हैं, ऐसा कोई नहीं मिलता है। दूसरा ये कहीं भी इस बात की आज़ादी 3E के तहत 3E एक ऐसा जोड़ा गया जिसमें ट्राइबल एरिया में जहाँ भी ज़मीन शेड्यूल ट्राइब के जो लोग इलाके में रहते हैं, इसे
रिमोट एरिया है जहाँ पे उनकी औकाफ हैं, वो नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि उनको एक अलग शेड्यूल ट्राइब को एक अलग शेड्यूल से डील किया जाता है आर्टिकल में, इसलिए उसको नहीं मानी जाएगी। तीसरी बात कि ये तमाम वक्फ प्रॉपर्टी के लिए जो आप अभी रिजल्ट आउटकम देख रहे हैं आप, कि तमाम मुल्क में ऐसी एक फिज़ा क्रिएट की गई 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे जो किसी तरह का प्रहार नहीं हो पाया, अब उसको एक वाया मीडिया ढूंढा गया और सरकार अल्टीमेटली जो है फोकस उसका पॉइंट है पूरे मैराथन में कि ये वक्फ बाय यूजर पे हमें किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। और अगर आप इसके पस मंजर में जाएंगे कि जो कपिल सिब्बल ने ये बात रखी बहुत अच्छे तरीके से कि पहला 1913 में जो उसकी वैधता और मान्यता मिली वक्फ के लिए और 1923 तक उसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोविज़न था, लेकिन ये नहीं था कि अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो वो इनवैलिड होगा या कंसिक्वेंसेज होगा। सिमिलरली जब पहली बार जो शरिया लॉ आप कहते हैं 1937 में जब नाफिज हुआ, उसमें आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों की हुकूमत में उत्तर प्रदेश और यानी नॉर्थ 3 भाग में था ये, संथाल परगना, बलोच और अवध। तो अवध में एक रिकॉर्ड मिलता है जिसका आप कह सकते हैं कि 1940 में वक्फ के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई और गजट नोटिफिकेशन है, यानी 5000 से ज़्यादा ऐसी वक्फ संपत्तियाँ हैं जो 1940 में, और ये तारीख में पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1940 से हुई। तो 1954, 1995 और 2013 कहीं उसके लिए एडवर्स नहीं बताता है कि अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा। नया कानून ये कहता है कि वक्फ बाय यूजर अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तभी होगा। इसके इम्पैक्ट क्या हैं? इम्पैक्ट ये हैं कि डायरेक्ट 3 तरह के हमले हैं वक्फ प्रॉपर्टी पे। जैसे आसार कदीमा अगर है, और जैसा आपने कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो 1958 एक्ट है या उससे पहले वाला एक्ट है, वो उसको किसी तरह के नेचर की तब्दील करने की बात नहीं करता है, वो मिल्कियत की बात नहीं करता है। लेकिन इस कानून में उसको प्रोविज़न दिया गया 3D में कि अब इसकी मिल्कियत उसकी होगी। फिर इसी तरह से आप लिमिटेशन एक्ट से आप वक्फ की संपत्तियों को ग्रैब कर लेंगे। इट मीन्स ये हुआ कि 1 रुपये में, यानी 100 अगर 100 प्रॉपर्टी हैं उसमें आपने 3 हिस्से में तकसीम कर दिया। एक पैनलिस्ट ये बात बता रहे थे बोहरा, तो बोहरा अपने आप को अलग कर लिया। मैं बताना चाहूँगा कि उसने ये कहा कि हम सैयदना के नाम से वक्फ करते हैं, अल्लाह के नाम से वक्फ नहीं करते हैं, तो दे नीड इंडिपेंडेंट वक्फ मैनेजमेंट, दैट इज़ कॉल्ड ट्रस्ट और सोसाइटी। इसीलिए मुकेश अंबानी की जो प्रॉपर्टी थी वो एक ट्रस्ट से डील हो रही थी, सोसाइटी से डील हो रही थी। अब वो दे डोंट बिलीव मोर वक्फ एक्ट, अब उनको वैसे भी बाहर हो जाना चाहिए। उन्होंने वैसे भी बाहर हो जाना चाहिए, बिल्कुल नया जो वक्फ कानून है उसको सपोर्ट किया है। अतहर मोइन साहब, देखिए ये बात पहले आपने भी कही और जो बोहरा कम्युनिटी है, खोजा है, उन तमाम का जिक्र किया। तो बहुत सारी कम्युनिटी के अंदर से भी बहुत सारे लोग हैं, मतलब मुस्लिम समाज के अलग अलग दरगाहों से जुड़े हुए लोग हैं, अलग अलग तंजीम और अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, और जो बीजेपी के मुसलमान हैं, मतलब जो पार्टी के बाकायदा मतलब मेंबरशिप लिए हुए हैं, अलग अलग ओहदों पर हैं, अलग अलग सूबों के अंदर, वो एक तरीके से अलग अलग जगहों पर प्रोग्राम भी कर रहे हैं जो नया वक्फ एक्ट है उसके सपोर्ट में, उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे कैसे देखते हैं कि कम्युनिटी के अंदर ही 2 फाड़ नजर आते हैं आपको? क्या नहीं, ये तो उनको पैदा किया गया, उनको तैयार किया गया। तुम लोग इसी तरह दरगाह के जो मानने वाले लोग थे उन लोगों को एक लॉलीपॉप दिया गया था कि हम आपके लिए अलहदा दरगाह बोर्ड बनाएंगे और तमाम दरगाहें जो है वो वक्फ एक्ट के परव्यू से बाहर कर देंगे और तुम्हारे लिए एक अलग मैनेजमेंट सिस्टम देंगे दरगाह बोर्ड के तहत। इसी तरह पसमानदा मुसलमानों को ये बोलकर कहा गया था कि औकाफी जायदों से आपको फायदा करवाया जाएगा, आपको उसके बेनिफिशियरी बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि एक्ट में कहीं पे भी पसमानदा मुसलमानों की भलाई के लिए कोई प्रोविजन नहीं रखा गया। इसी तरह अभी एक बात अभी भी आई थी कि ट्राइबल एरिया में वक्फ प्रॉपर्टीज नहीं रखी जा सकती। सवाल ये पैदा होता है कि ट्राइबल कौन, ट्राइबल एरिया से मुताल्लिक जो क़वानीन है और उसमें वज़ारत दाखिला के जो गाइडलाइंस वगैरह हैं, हर वो शख्स ट्राइबल करार पाएगा जो ट्राइबल एरिया में पैदा हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक कबायली इलाके में पैदा होने वाला मुसलमान क्या अपनी जायदाद उस कबायली इलाके में वक्फ नहीं कर सकता? तो ये खुद है सो आपके दूसरे क़वानीन से बात टकराती है। तो हमें देखना ये है कि इनका मकसद क्या है। आप जो प्रॉपर्टी पहले से वक्फ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 256 की लिस्ट पेश की जेपीसी को, मगर मेरा मानना यह है कि इससे जायद और प्रॉपर्टीज है जो मजहबी नौयत के एतबार से। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या उन इलाकों में जो महफूज करदा हैं
वहां पे अब अगर मस्जिद है तो क्या वहां पे इबादत करने नहीं दिया जाता है? और अगर एक ASI के दायरे कार के इलाके में जैसा गोलकोंडा है, गोलकोंडा में मस्जिद है, वहां पे एक मंदिर है, लेकिन उन 7 मसाजिद में नमाज की तो पहले से इजाजत नहीं दी जा रही, लेकिन वहां पे जो मंदिर है वहां पे बाज़ाब्ता पूजा होती है, उसका पूरा एहतमाम किया जाता है। तो ये तजाद नहीं तो क्या है? और फिर पहले से जहां से पहले से नमाजें अदा की जाती जा रही, क्या इस एक्ट के आने के बाद ASI को इख्तियार दे दिया जाएगा कि तुम वहां पे मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक दे? ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसी तरह ट्राइबल एरियाज के जो मसाजिद है, क्या वहां पे आप उस मस्जिद के वजूद को खत्म कर दोगे? बहुत सारी मसाजिद ASI के अंडर में है, मतलब उनके ऊपर भी दिल्ली के अंदर बहुत सारी ऐसी मसाजिद हैं जिन पर ताला लगा हुआ है, वो ASI के अंडर में है, उसके तहत आती हैं। तो वही सारी बातें हैं, उन्हीं के ऊपर जो है वो ज़ाहिर तौर पर बहुत सारी बातें हैं, सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और जावेद रहमानी साहब, अभी देखा होगा आपने, खबरें भी सुनी थी उत्तर प्रदेश की ख़ास तौर से कि 350 से ज़्यादा दीनी मदरसे, मसाजिद, खानकाहें और दीगर मतलब ऐसी इमारतें जहाँ पर दीन का काम होता है या मजहबी जो है वो कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, स्कूल वगैरह चलते हैं या मदरसे चलते हैं, उनको गिरा दिया गया, नोटिस दिया गया बाकायदा। तो वो कागज़ों की कमी से किया गया, कागज़ नहीं थे। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इंदराज नहीं है वक्फ की भी। और ये भी शिकायत है कि मुस्लिम तबके की कि ऐसे बहुत सारे सूबे हैं जहाँ पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, ख़ास तौर से मुस्लिम तबके के साथ हो रही है। उनकी जो मजहबी इमारतें हैं या चाहे वो मस्जिद मदरसे कोई भी हों, उनका जिक्र मैंने किया, और कागज़ों में कुछ भी छोटा मोटा भी अगर कहीं कुछ खामी है तो फिर वो उसको मुनहदम कर रहे हैं या फिर उसको गिरा रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, और नया वक्फ कानून जो है उससे जोड़ करके कैसे इसको देखा जाए इस पूरे मसले को? चूँकि ये भी एक शिकायत है मुस्लिम तबके की, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है नए वक्फ कानून की आड़ में। नहीं, ये बात तो बहुत हद तक सही है कि हमारे यहाँ भी कमी एक नहीं, मतलब सैकड़ों कमियां हैं। और हम साबे खरगोश की तरह जीने के आदी हो चुके हैं। अभी जो यूपी में जो आपने बताया कि तकरीबन 350 मकामात ऐसे जो तारीखी मकामात थे, मदारिस थे, उनको उस तरह से मुनहदिम कर दिया गया। तो हमारे पास तो कागजात ही नहीं है ना। मतलब अब अभी ये वाकया आपको शायद याद होगा, अभी बहुत दिन की बात नहीं है, शिमला में जो हुआ, बहुत तारीखी मस्जिद थी। कोर्ट ने कहा कि सबूत पेश कीजिए, हम वहां नाकाम रहे, क्योंकि हमें तो लगता था ना कि बिल्कुल भाई आज भी हम उसी में जी रहे हैं कि भाई कागज की क्या जरूरत है। तो इससे कम से कम मैं समझता हूँ कि हम अपनी चीजों को ठीक करेंगे। और जो चीज है वो तो सच्चाई यही है कि भाई आप कागज तो हर हाल में ठीक करें। आप भाई अगर कोई जगह आपने, मस्जिद है तो मस्जिद की जगह तो पूरी आपने खरीदी है, पूरा उसका पेपर होता है, पूरा रजिस्ट्री पेपर डॉक्यूमेंट्स होता है। तो वहां भी अगर मस्जिद हमारी शहीद की जा रही हो तो ये तो हमारी नाअहली है ना। इसमें हुकूमत का मैं कम, हुकूमत की नीयत पे तो शक करने की बहुत सारी वजूहात किसी और जगह पर जाती हैं, लेकिन जहां कागजात की कमियां हैं वो तो हमारी अपनी कमी है। और खास करके अपनी से कमी से मतलब है कि ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड जो है, जो हमारे यहाँ आपको नजर आ रहा है कि जब से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 कानून बना है उसके बाद से ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड कितना फाल और किस कदर वो कॉर्नर मीटिंग और तमाम बड़े शहरों में जाकर के वक्फ की तमाम कमियों के बारे में, जो हुकूमत की नीयत के बारे में लोगों को बावर करा रहा है। लेकिन कभी ये नहीं एक मुहिम चलाई जा रही है कि कागज को भी ठीक कर लें आप। कम से कम आगे जो मस्जिदें बनाई जा रही हैं, आगे जो दरगाहें बनाई जा रही हैं, आगे यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, आप उसको भी ठीक करें भाई। जो चीज हमारी जा रही है इस पे आखिर कौन और ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड की नुमाइंदगी करने के लिए उज़मा आलम जी यहाँ पर बैठी हुई है। क्या कुछ कहेंगी मैडम? ये क्या कुछ मतलब जो शिकायत है, और इस शिकायत में एक दर्द भी है कि ऐसा नहीं हुआ, तो क्या मतलब जो है ये एक इशू है कि मुस्लिम तबका वो कागज़ को दुरुस्त कराने में थोड़ा लेजी है और थोड़ा पीछे रहता है, उसकी वजह से बहुत सारे फिर नुकसानात होते हैं, वो दिख रहे हैं अब? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम तबका ही कागज के मामले में पीछे है। अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाएंगे तो जमीनी सतह पे देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कागजात हैं जो बहुत सारी मंदिरें ऐसी हैं जिनके कागजात नहीं है। ये एक वक्त के साथ चलता चला आया और इतना अरसा गुजर गया है कि इसको ठीक करना, जो चीजों को करना था, जहाँ पे करप्शन था, जिन चीजों को खत्म करना था, उन सब चीजों को मतलब नजरअंदाज करके एक नया मतलब वक्त एक्ट बिल ले आना, ये बातें समझ में आई। और जिस तरीके से लाया गया, देखिए जो हो चुका वो हो चुका, और अभी हम लोगों का जो मकसद है वो ये है कि जो प्रॉपर्टी हमारी वक्त की है उनको बचाना, उनके कागजात हैं उनको रजिस्टर कराना है। बेशक
अब ये एक जैसे कहा ना कि एक मुहिम चलना चाहिए, जैसे कि एक मुहिम चलेगी, वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल वक्फ बोर्ड जिस तरीके से काम कर रहा है उसका अगला स्टेप यही होगा, जितनी प्रॉपर्टीज है, जितनी वक्त की जायदाद है, उससे उनका दखलंदाजी करना और उनके कागजातों को ठीक करवाना, ठीक करा कर उन पर इन्वेस्ट करवाना, ये होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। और वक्फ बाय यूजर की तो प्रॉपर्टी ऐसी है जैसे लाल किला ले लीजिए आप, इसके कागजात आपको कहाँ मिलेंगे, लेकिन वो वक्फ प्रॉपर्टी है, आपको मानना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी मस्जिदें हैं जो बहुत सालों से मस्जिद की तरह से काम आ रही है, अब आप उनकी बुलडोजर चला दीजिए, ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ, ये कोई जुल्म है हमारे ऊपर। अगर आपको इसका कोई रास्ता निकालना था तो आप उसके साथ बैठते, आप लोगों के, आप जो हमारे उलमा हैं, हमारे दानिशवर हैं, उनसे सजेशन देते कि इन सब चीजों को कैसे ठीक किया जा सकता है। एक आप पे भरोसा कर रहे हैं हम लोग की मुश्किल हुकूमत पर कि हुकूमत की साजिश क्या है, हुकूमत का नजरिया क्या है मुसलमानों की तरफ, ये तो खुलेआम आपको दिखता है ना कि आप हमारे मदरसों में ताला लगा दे रहे हैं, घरों को पे बुलडोजर चला दे रहे हैं, एक बस आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस तरह से मुसलमानों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनसे आप कार्रवाई कर देते हैं। और इसी तरीके से आप वक्फ बोर्ड में भी आप ये ले आते हैं, उसको आप एक निजाम के तहत लाना चाह रहे हैं कि बहुत सारे कागजात नहीं, आप हुकूमत को मालूम है कि वक्त बहुत सारे कागजात नहीं है, हुकूमत को मालूम है कि बहुत सारी चीजें इधर उधर है, वक्त में हमेशा से करप्शन रहा, ये बात हुकूमत को मालूम है, इसका फायदा हुकूमत उठाना चाहती है। हुकूमत को हमसे कोई हमदर्दी नहीं है, हमारी जायदादों से, हमारे लोगों से हुकूमत को कोई हमदर्दी नहीं है, उनको हमसे हमको कैसे मार कर, हमको कैसे डिवाइड कर वो हमारी जायदादों को, हमारे मार्च को खत्म करना चाहती है, ये उनका एक ही मकसद है। ठीक है जावेद साहब, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और एक जैसे मैंने जिक्र किया था जावेद रहमानी से कि भाई वो अभी यूपी में ये एक मामला आया कि भाई 350 से ज़्यादा, तकरीबन 2-3 दिन के अंदर ही ये सब हुआ, खबरें छपी और बताया गया कि कागज़ नहीं थे उनके पास। तो मस्जिदें कैसी बन गई अगर कागज़ नहीं थे? तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? दूसरी बात ये कि वक्फ बोर्ड के बारे में, ख़ास तौर से वक्फ बोर्ड, जितने भी स्टेट में वक्फ बोर्ड हैं वहाँ पर उनके बारे में एक गलतफहमी कह लीजिए या एक प्रचार ये किया गया कि वक्फ बोर्ड जो है या जो ये लोग हैं ये किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक जता सकते हैं या जता देते हैं। तो ये भी एक मतलब इसको क्या कहेंगे, ये भी बात फैलाई गई है मार्केट में, ये बात है। अच्छा सवाल है आपका। ये दो जो पॉइंट है इसमें आपके मतलब जरिए मैं आपके दर्शकों को, मैं व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि जो अभी हालिया में जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जैसे ही इंट्रीम ऑर्डर यानी एक स्टे लगाया गया कि अभी इस पर किसी तरह का कोई वक्फ बाय यूज़र पे कार्रवाई नहीं होगी, तो आपने देखा होगा कि स्पीड मोड में यानी 26 अप्रैल के बाद एक बड़े अभियान के तहत स्पेशल ड्राइव में उत्तर प्रदेश के जो नेपाल के फुटहिल यानी हिमालय फुटहिल पे जो ज़िले हैं, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर और महाराजगंज हैं, ये फुटहिल हुए थे। वहाँ पे सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में तकरीबन 225 से ज़ायद मदरसों पे कार्रवाई हुई। उसमें किसी को बुलडोज भी किया गया, किसी को सील भी किया गया और किसी को नोटिस भी दिया गया। इसी तरह 85 से ज़ायद मस्जिद, दरगाह और ईदगाह और मज़ारों पे भी कार्रवाई हुई, बुलडोज किया गया और सील भी किया गया। अब यहाँ पर एक कंटेम्प्ट आता है। वो कंटेम्प्ट क्या है कि ऐसी इबादतगाह जो कदीम है, जो ज़मीन सरकारी हो या गैर सरकारी हो, प्राइवेट हो, वक्फ बाय यूज़र का मतलब यही है कि अगर कोई चीज़ प्रैक्टिस में हो, देखिए उसको समझने की ज़रूरत है। वक्फ बाय यूज़र को अगर समझना चाहें, इस्तेमाल में हो, और किसी भी मज़हब के मानने वालों को इस मुल्क में संविधान ने इस बात का हक़ और अख्तियार दिया है कि वो किसी भी मज़हब का मानने वाला कहीं पे भी पीस ऑफ लैंड पर अगर वो इबादत करता है, प्रैक्टिस करता है, इवन दो डोंट हैव डॉक्यूमेंट, तो वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। वो टेंपल बाय यूज़र है, वो चर्च बाय यूज़र है, वो सिख बाय यूज़र है। तो ये वक्फ बाय यूज़र के लिए, लेकिन सरकार ने इंटेंशनली अमल में नहीं लाया और वायलेट किया। इसी तरह आप उत्तराखंड में देखा होगा कि अभी देहरादून में एक दून हॉस्पिटल में उन्होंने एक दरगाह को डिमोलिश किया और उस पर कंटेम्प्ट हुआ। जो दूसरा सवाल आपका है कि इनमें जो तस्वुरात हैं, जो वक्फ बोर्ड के जो कारगुजारी की जो बात है, तो एक आपको ये समझना होगा कि 1954 या 1995 या 2013 का जो तवील सफ़र है, 2095 और अब तक देखेंगे 30 साल का सफ़र है। हर 10 साल पे सर्वे होना चाहिए, और जब भी कोई अमेंडमेंट एक्ट आता है तो उससे पहले सर्वे होना चाहिए। मिसाल के तौर पे 2013 का जब अमेंडमेंट आया था तो सर्वे न पहले हुआ और न बाद में हुआ। इसी तरह जो अभी अमेंडमेंट बिल आई है तो सरकार की कोई तैयारी नहीं है। देखिए, जब तक आप होमवर्क पे बात नहीं करेंगे, ये जो कैबिनेट नोट है सरकार का, जो मंशा है वो बिल्कुल ब्लर्ड है। देखिए कैसे है
कि आपकी कोई तैयारी नहीं, आपने पूरा ये आकलन नहीं कर पाए। पूरे मुल्क में किसी भी धर्मार्थ का कोई सर्वे नहीं है। क्या किसी एक ख़ास मज़हब के लोगों का धर्मार्थ का या रिलीजियस प्रॉपर्टी का आप सर्वे कर रहे हैं? आप यहाँ पे कंट्रडिक्शन भी देखेंगे। मैं एक बार जैसे और भी बता चुका हूँ कई बार कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक बेहतरीन मिसाल पेश किया कि रिलीजियस प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एक्ट लाया वो 2013 में, और उसका मकसद यही था कि जितनी मज़हब या धर्मार्थ हैं सरकार के ज़मीन पे हों, प्राइवेट ज़मीन पे हों, 2011 से पहले की बनी हों, हाँ। तो उनको मान्यता दी जाएगी, उसकी देखरेख सरकार की जाएगी। इसी तरह इस केस में भी चाहिए कि सरकार एक डेडलाइन दे। मान लीजिए कि अगर वो कहती है कि अब वक्फ बाय यूज़र फलां डेट से नहीं माना जाएगा और तमाम धर्मों का नहीं माना जाएगा, इसीलिए सरकार को एक बड़े कंसेंसस की ज़रूरत है पूरे मुल्क में कि एक ऐसी स्ट्रक्चर और एक ऐसा निदेशालय धर्मार्थ का बनाया जाए पूरे देश में, जिसमें उनकी स्ट्रक्चर, उनकी तमाम लॉजिस्टिक है, उनकी तहफ़्फ़ुज़ हो और उस पर काम करे। देखिए ये किसके लिए है? सरकार का रोल हर वो सेगमेंट पर है जहाँ पे आवाम का इन्वॉल्वमेंट है, आवाम की भागीदारी है, वक्फ हो, इंडोमेंट हो, सब सरकार का दायित्व है। हाँ, अच्छा, ये चूंकि बात आप कर रहे हैं बड़ी अहम बात है ये। देखिए दोनों चीज़ें हैं। 3 पॉइंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। एक तो ये लोग समझना चाहते हैं कि ये जो स्टे है एक तरीके से, क्या वो स्टे लगातार रहेगा? चूँकि ये शायद सुप्रीम कोर्ट का आप बता भी रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि भाई जब सुनवाई चल रही है और स्टे एक तरीके से कह दिया जिन चीज़ों पर या जिन पॉइंट्स के ऊपर, तो वो स्टे ही रहेगा जब तक फैसला ना आ जाए। एक तो ये समझना चाहेंगे। दूसरा जो 3 पॉइंट है केंद्र सरकार के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 3 बड़ी बातें जो है उन्होंने अपने आदेश में कही थी। वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक जो है वो संपत्ति की जो स्थिति है वो वैसी की वैसी रहेगी, उसमें बदलाव नहीं आएगा। तो जवाब तो दे दिया, तो क्या अब उसमें बदलाव होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जवाब तो दे चुकी है हुकूमत। दूसरी बात थी कि कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, वह वक्फ बाय यूज़र हो या फिर वक्फ बाय डेड। दूसरा पॉइंट ये। तीसरा ये था कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई भी नई नियुक्ति नहीं होगी। तो 3 पॉइंट तो ये थे जो सुप्रीम कोर्ट के थे। हुकूमत भी कुछ कह रही है, उसके 3 पॉइंट हैं। वो ये कह रही है कि जो कोर्ट द्वारा घोषित संपत्तियों की सुनवाई जो हो रही है उसके दौरान वक्फ की सूची से उसे नहीं हटाया जाना चाहिए, चाहे वह वक्फ लिखित दस्तावेज हो या फिर लोगों के इस्तेमाल के आधार पर, यानी वक्फ बाय यूज़र हो। ठीक है। दूसरा वो कह रही है, दूसरा जो पॉइंट है, संशोधित कानून में प्रावधान है कि जब कलेक्टर संपत्ति के सरकारी होने या नहीं होने की जांच कर रहा हो तब तक उसे वक्फ ना माना जाए, इस नियम को लागू ना किया जाए। तो ये 3-4 पॉइंट ऐसे हैं दोनों तरफ के, इनको थोड़ा सा मतलब जो है और बारीकी से समझना ज़रूरी है। आपका जो ये पहलू है जो इंट्रीम ऑर्डर है, वो इंट्रीम ऑर्डर प्रिवेल करेगा तब तक कि जब तक कि डिस्पोजल नहीं होगा। ये पूरा क्रक्स है। आज जो पूरी सुनवाई हुई है, पूरा एक पक्ष को सुना गया, कल सरकारी पक्ष को सुना जाएगा। जो आपके 2-3 पॉइंट है जो क्विकली उसको रिड्रेस करने की ज़रूरत है कि तमाम वक्फ के जो नोटिफिकेशन हैं या नोटिफाइड जो हैं या रजिस्टर्ड हैं, तो वो कोर्ट का ये मानना है कि जो वक्फ बाय यूज़र का आपने सेक्शन 40 में जो प्रोविज़न दिया है कि आप वही होंगी जो रजिस्टर्ड होंगी, तो उसमें किसी को आप डी नोटिफाई नहीं करेंगे। वो अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं होगी। लेकिन इसी में एक 3B है। 3B पे सरकार उम्मीद पोर्टल बना रही है जो जून के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में वो अपना वेरिफिकेशन का काम शुरू कर देगी। जो 3B में है वो इस पे वो सरकार मानती है कि इस पे जो 3 पॉइंट हैं उससे ये बाहर है। तो 11 ऐसे पॉइंट हैं, अगर 14 पॉइंट मेजर तौर पे मान लिया जाए तो सरकार की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो 3 को ही इंट्रीम ऑर्डर के अंदर लेती है जैसा कि आपने बताया। और रिमेनिंग जो 11 है, जैसे लिमिटेशन एक्ट है या SI वाला है, 3D है, 3E है या 3B है, सरकार ये मान के चल रही है कि हमारा इस पर अभी किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं है और सरकार अपना होमवर्क कर रही है। इसको अगर लुबुलबाब आप देखेंगे कि जब कल सरकार का पक्ष आएगा तो सरकार का जो पक्ष है वो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि किसी भी चीज़ों पे वो अपने आप को पीछे हटने को तैयार नहीं है। और जो पिटिशनर हैं, जैसे आज के डेट में देखेंगे जो बात वाज़ा करने की है कि जो असुद्दीन वैसी साहब के जो पासा जो वकील थे, उन्होंने एक वक्त मांगा कि हमें आप जो है मतलब सबमिट करने की इजाज़त दें, तो कोर्ट ने मना किया कि आपने बहुत वक्त चला गया, अब इसमें कोई सबमिशन नहीं होगा। तो जो 6 स्टेट ने ये इनको एक तरह से सपोर्ट किया है बिल को, उसमें केरला भी है, इंक्लूड कर लिया आपने आप उसको, केरला ने भी सपोर्ट किया है। ये इंटरवेंशन फाइल हुई हैं। आप तमाम बिल को अगर आप देखेंगे तो सरकार पूरी तैयारी से तमाम उन डॉक्यूमेंट को पेश करेगी। मैं एक आखिरी बात इसमें जोड़ना चाहूँगा जो दर्शकों के लिए है कि वक्फ बाय यूज़र 30 साल में पूरे हिंदुस्तान के 32 वक्फ बोर्ड में एक भी केस ऐसा नहीं है जो वायलेशन हुआ है। मिसाल के तौर पे कि पिछले 29 साल या 30 साल में हरियाणा, पंजाब
और राजस्थान में सबसे ज़्यादा वक्फ बाय यूजर रजिस्टर्ड हुआ है। लेकिन आपको सुन के हैरत होगी कि कहीं पर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है। एक बिहार में है जिसका डिस्पोजल 2023 में हो गया, उत्तर प्रदेश में 3 है जिसका डिस्पोजल हो गया, पंजाब में सबसे ज़्यादा हुआ है, दूसरा राजस्थान, यानी 88 वक्फ बाय यूजर में इंदराज हुआ है। ये एक क्लास है, सेक्शन है जो वक्फ बाय यूजर करा। तो सरकार को रिव्यू करना चाहिए, तमाम पैनलिस्ट से बात होनी चाहिए कि क्या जो सरकार का नैरेटिव था उस नैरेटिव के अंतर्गत वक्फ बाय यूजर का वायलेशन हुआ है नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो सरकार को टेंडर करना चाहिए। वो जो सरकार 3 मुद्दों पर अड़ी हुई है ना जी, तो चूंकि उसका मामला है अपना, वो वजह है आपने बहुत सारी गिनाई है, मगर बार बार यही कही जा रही है बात सुप्रीम कोर्ट में जो भी इस केस को लड़ रहे हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल साहब हों या अभिषेक मनु सिंघवी हों, ये कह रहे हैं कि ये इतना अहम कानून है कि इसे पार्ट्स में नहीं बांटा जा सकता, कि इसको 3 पार्ट में जो है इसको मतलब जो है अलग कर दिया जाए, या इन बिंदुओं को अलग कर दिया जाए, या इन मुद्दों को अलग कर दिया जाए। तो हर एक मुद्दा ही बड़ा अहम है और वो किसी एक मतलब जो है कम्युनिटी को वो नुकसान पहुंचा रहा है। उनका जो शरई मामला उसमें सीधे दखल अंदाजी है ये। जावेद रहमानी साहब, देखिए एक बड़ा मसला ये भी आया था और ये भी एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई, वक्फ बोर्ड जहाँ चाहे वहाँ अपना जो है वो झंडा गाड़ देगा या अपना बोर्ड लगा देगा। दूसरा ये कि ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं इनसे गरीबों को, पसमानदा तबके को, पसमानदा समाज को, मुसलमानों में जो पसमानदा समाज है उन्हें और महिलाओं को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो नए कानून से पसमानदा समाज को और महिलाओं को बहुत फ़ायदा होगा। मतलब ये भी क्या एक तरीके से नैरेटिव जो है ये सेट करने की कोशिश है, एक गलत फहमी है ये, या क्या इसको किस तरीके से देखेंगे? समाज में तकसीम करने की कोशिश है, ये समाज को बांटने की कोशिश है? पहली बात तो ये है कि सरकार क्या वक्फ के इमलाक से ही, वक्फ के पैसे से ही जो पसमानदा तबकात हैं, या अगर हम कहें अक़लियत के फलाह बहबूद के लिए काम करने का जो हिंदी का लफ्ज़ है प्रतिबद्ध है। अरे हुकूमत तो यकसां तौर पर मुल्क में तमाम शहरियों की हिफाजत के लिए, तमाम उसके हुकूक की आवियारी के लिए, तमाम अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती है। ये तो मैंने पहली बार सुना है कि आप हमसे पैसा लेकर के हमारी रकम को हम पे ही खर्च करेंगे। आप इससे पहले आपको मतलब ना आप सो रहे थे, आप पता नहीं कहाँ थे, आपको हमारी बदहाली पे, हमारी मुफलिसी पे आपको कभी ध्यान तरस नहीं आया। अब आपको लगा कि भाई एक बड़ी रकम वहां रखी हुई है, इनके आवाज ज्यादा रखी है, अब इनको वहां से लो और इनको चंदे के तौर पे इनको अपलिफ्टमेंट के लिए काम करो। ये तो बड़ा मज़ाक़िया जुमला है कि भैया हम उनके अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं। मतलब सोच करके ही हंसी आती है, बीइंग ए जर्नलिस्ट जो है, और आप भी चीजों को बहुत बारीकी से देखते होंगे कि हुकूमत तो पॉलिसी बनाती है मुल्क के अपलिफ्टमेंट के लिए। विकसित भारत का जो सपना है प्रधानमंत्री का 2047 तक, तो उसके लिए किसी एक खास पर्टिकुलर किसी एक वर्ग को आप उसकी रूह में उसको तकलीफ पहुंचा करके आप कहो कि मैं आपके लिए मदद करना चाहता हूं, तो ये हजम होने वाली बात नहीं। ठीक है, यही सरकार की नीयत पे सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, यहीं से शुरू होता है कि आप पूरे मुल्क के लिए क्यों नहीं काम कर रहे हैं, मुल्क के एक बाशिंदे के लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं। आज अगर आप ये काम करते तो एक ये हालत थोड़ी होती। ठीक है, उज़्मा आलम जी, देखिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है वो उसने कमान संभाल रखी है मुल्क भर में। ये अलग अलग तरीके से बड़े सेमिनार हो रहे हैं, इजलास हो रहे हैं और लोगों के बीच जाया जा रहा है, अपनी बात रखी जा रही है। हुकूमत पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं है। मतलब हालांकि पहले ये बात थी कि भाई सड़कों पर उतरेंगे और अलग अलग जगह जो है वो एजिटेशन करेंगे कानून के दायरे में रह करके। तो अभी आगे के किस तरीके से पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से क्या कुछ जो है वो इंस्ट्रक्शन कह लीजिए या फिर अपील कह लीजिए लोगों के लिए होगी, और क्या कुछ जो है वो आगे की रणनीति होगी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की? देखिए, हुकूमत तो हमेशा से हमारी तरफ से कान में तेल डालकर बैठी हुई थी जी। हम लोगों ने इससे पहले भी बहुत सारी रैलियां की और बहुत सारे CNRC के टाइम में, ट्रिपल तलाक के टाइम में, लेकिन हुकूमत ने वही किया जो उनको करना था। उन्होंने अपना एक नैरेटिव सेट कर लिया है, उन्होंने अपना एक मुद्दा सेट कर लिया है और उसी तहत वो काम करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोशिश ये होती है कि शरीयत में अगर मुदाखलत अगर सरकार करती है तो उस मुदाखलत को रोकने की पूरी कोशिश करती है और हमेशा कामयाब रही। लेकिन 2014 के बाद ये देखा गया है कि हुकूमत जो है तो अब कोई बात को सुनना ही नहीं चाहती है। अभी वक्फ का जो मसला आया है, अभी ये कहती है कि वक्फ की जो आमदनी है वो मुसलमानों की औरतों को, मतलब एक वर्ग के लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि उससे आप लोगों को फायदा हो। हुकूमत की अपनी क्या पॉलिसी रही? हुकूमत ने मुसलमानों को क्या, अब देश में जो हुकूमत की पॉलिसी डेवलपमेंट की होनी चाहिए थी वो क्या रही? वो सब नैरेटिव को एकदम से मतलब दरगुजर करके एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के डेवलपमेंट के बारे में बात करना, ये बातें कहीं ना कहीं बहुत मुनाफिकत है। ये बातें कुछ समझ में नहीं आती हैं।
और रही बात मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की, तो मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड जिस तरह हमेशा काम करता आया है, लोगों को जोड़ने की कोशिश करना, लोगों को इकट्ठा करना, और अपने वक्त शरीयत में जब भी मुदाखलत हुई अपनी शरीयत को बचाने की, अभी भी मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड लीड कर रहा है इंशाल्लाह। और इसी तरीके से सारी जगहों पर, जैसे कल कलकत्ते में एक मीटिंग हुई जहाँ पर हम लोगों ने यही सोचा है कि अगर गवर्नमेंट क्या करती है तो आगे का राह हमारा क्या होना चाहिए। हैदराबाद में बहुत बड़ा भी सेमिनार होने वाला है औरतों का, कि वक्त के सिलसिले में कि औरतें की क्या जिम्मेदारियां होंगी, क्या हमारा रोड मैप होगा, हम लोगों को कैसे अपने अपने इलाकों में काम करना है। इस रोड मैप को तैयार करने की कोशिश की जा रही है और प्रेशर देने की कोशिश की जा रही है कि हम सेकंड मेजॉरिटी हैं, हमारी बातों को, हमारे मुद्दों को इस तरह नजरअंदाज करके गवर्नमेंट नहीं चल सकती है। गवर्नमेंट को हमारी बातों को सुनना चाहिए, हमारे मुद्दों को समझना चाहिए, और किसी चीज को हमारे ऊपर थोप देना नहीं चाहिए। हमारा एक बहुत बड़ा मसला है शरीयत, और हम सारे मुसलमान शरीयत में काम करना चाहते हैं। तो हम करना तो चाहिए, सुनना चाहिए, वो तो जिम्मेदारी है उसकी, मगर वो सुन नहीं रही। जावेद साहब, क्या कुछ बातें समझ में आती हैं? मतलब ये कोई तो बहुत बड़ी वजह होगी, क्या एक सियासी ही इसका पहलू है या कुछ और भी कहानी है? क्योंकि ये तो सच है, बहुत सारे हमने पहले भी कानून देखे कि जिनको या तो होल्ड पर रख दिया गया या वापस लिया गया जब प्रेशर पड़ा लोगों का। मगर क्या उस लेवल पर प्रेशर मुस्लिम कम्युनिटी क्रिएट नहीं कर पाई, दबाव नहीं बना पाई, या फिर कहीं कुछ कमी रही, या फिर सरकार पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि इस समाज का, कि ये समाज जो है वो जो चाहे करे, जितनी आवाज़ उठाए, मुझे नहीं सुनना? क्या ये मतलब जो है मन बना करके बैठ गई है हुकूमत? जी, ये दोनों पहलू आपका दिलचस्प है कि सरकार को सुनना नहीं है जी। ये तो तय है कि सरकार को सुनना नहीं। जब कोई सुनना नहीं चाहता है तो आप सुनने के तरीक़ेकार जो भी हों, एक बात तो ये सही, सरकार सुनना नहीं चाहता है। लेकिन आप ये भी इसमें देखेंगे कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोई भी एक वाज़ह तौर पे डेलीगेट न किसी मंत्री से मिला, न राजनाथ से मिला, या जो बड़े मंत्री हैं, हम गृह मंत्री से मिला, न प्रधानमंत्री से मिला। ये अलग अलग मिलते हैं, ये अलग अलग मिलते हैं। कल की एक खबर है लखनऊ में कि मदनी साहब और फिरंगी महल साहब ने मुख्यमंत्री से मिला। वाज़ह करना चाहिए, आप अगर कम्युनिटी के लिए डायलॉग कर रहे हैं, ये डेमोक्रेटिक निज़ाम है, आप बताइए क्या बात हुई। जैसे अलीगढ़ की वाइस चांसलर मोहतरमा ने, एक ज़मीन का मामला आया और उसके लिए वो वाइस चांसलर वो मुख्यमंत्री से मिलती हैं और बात को मिले, उसको पब्लिक उस पर लाया गया। तो क्या हमारी जो मिली जो तंजीम है उनके काम करने का तरीका अगर बदलता है तब तो आप उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें आपके जरिए में एक रिकमेंडेशन है मेरा, क्योंकि मैं ज़मीन पे काम करता हूँ, फोरम के 6 स्टेट में प्रेजेंस है। इसका जो दूसरा मरहला है, अगर मेरा सवाल यही होता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अकेले जिम्मेदार नहीं है, तमाम जो मिली तंजीम हैं, क्या इसके लिए तैयार हैं कि सरकार अगर कानून को वापस लेती है तो क्या इनको जो करना था, वक्फ बोर्ड को करना था, जहाँ 100% मुसलमान हैं, सारे कंपोजिशन में मुसलमान हैं, मुतवल्ली सब आपके होशमंद हैं, क्या अपने चीज़ों को बदलेंगे? एक ये है। क्या दूसरा, अगर सरकार वापस नहीं लेती है, किसी भी कंडीशन में नहीं लेती है और पार्शली लेती है, तो क्या ये मिली तंजीमें जिनके पास ये बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, इनके पास क्या रोड मैप है? सरकार, देखिए, सरकार किसी की भी हो, आप डाउन द लाइन अगर आप देखेंगे 78 ईयर में, तो ये डे 1 से इसका नुकसान किया गया है और लगातार नुकसान हो रहा है। आप जैसे जावेद रहमानी साहब ने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन पे एक मेरा क्लेरिफिकेशन है कि डॉक्यूमेंटेशन हर शहरी का होना चाहिए। जो कानून सबके लिए होगा वो आप पे भी लागू होगा, ऐसा नहीं कोई एक्सक्लूसिव आपके लिए होगा। मुख्तसर कहना यह है कि देश में जो ज़मीन और जो संपदा की बात है, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये एक खास मुसलमानों के उनके ख़ानदान आबादाद ने उसको वक्फ अल्लाह के नाम से किया गया, और किसके लिए है? ज़रूरतमंद के लिए है। सरकार भी यही कह रही है। तो जब जिसका मामला है, ये मुस्लिम अफेयर है, मुस्लिम की प्रॉपर्टी, मुस्लिम का मैनेजमेंट है, जैसे पहले से आ रहा था, आपको अगर कोई ज़रूरी उसमें बदलाव चाहिए आप बिल्कुल करिए। लेकिन जो हमारे मुस्लिम मंच के हैं, या अभी हाल ही में देखे होंगे कि संडे के लोग, पर ये बात तो देखो पहले भी हुई जाके मिले हैं, ये बात तो पहले भी हुई कि जेपीसी ने मुलाकात तो सबसे की, बातें सबकी सुनी, तमाम दौरे किए, पूरे मुल्क के दौरे किए, और अलग अलग तंजीमों के लोगों से मिले, पॉलिटिकल लीडर्स से भी मिले, मजहबी रहनुमाओं से भी मिले, तमाम चीज़ें हुई हैं, और लाखों ईमेल भी गए, मगर सुनवाई नहीं हुई। बातें सुनी गई, लिखी गई, मगर फाइनल ड्राफ्ट में वो नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि सरकार चाह ही नहीं रही थी, खाली एक खाना पूर्ति थी कि भाई लोगों से मिलना है, बातें करना है, मगर उसको शामिल नहीं करना फाइनल ड्राफ्ट में। तो वही हुआ, फिर फाइनल ड्राफ्ट जो है वो बिल पेश किया गया, बिल पास हुआ पार्लियामेंट में। चूंकि मैं एक चीज़ ऐड करना जमहूरी निज़ाम है, जिसके नंबर ज़्यादा होंगे
उसी के पास जो है वो हुकूमत होगी। एक हाँ मैं ऐड करना चाहूँगा, देखिए अदलिया है ये, इसमें जो इंसाफ जो किसी भी मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि मेरी यहाँ जीत हार होनी है, ऐसा नहीं है। ये एक आखिरी मौका है आपका, जो आपको प्रेशर बनाना था वो नहीं बनाए, या आपको जो डायलॉग करना था वो नहीं किए आप। रही बात डॉक्यूमेंटेशन, 4 लाख का डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो सरकार को कहीं नरम होना पड़ेगा, आपको बात करना पड़ेगा। और चूंकि अब कानून आ गया है, ये तो कह रहे हैं कि तैयारी बड़ी मुस्लिम तंजीमों को प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, जो टॉप के 3 या 4 लोग हैं उनसे मुलाकात का वक्त लेना चाहिए, और उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी जो है लीड करना चाहिए। बिल्कुल सही, एक अच्छा सुझाव है। जैसे जावेद रहमानी साहब हो सकता है संडे में गए हों, आपको बुलाया गया होगा तो आप गए होंगे, राजनाथ साहब के ही लोग गए थे। इसी तरह जाना चाहिए, जैसे हमारे कुछ लोग गए, रहबर मिल्लत के रहबर गए, आप मुख्यमंत्री से मिले। बहुत सारी बातें हैं, अभी राजनाथ सिंह से जो मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हैं जो टेलीविजन के जरिए, मीडिया के जरिए वो बता दी गई, मगर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें डिस्कस शायद नहीं करना चाहिए, और जो बहुत अहम बात थी, जो कम्युनिटी की भलाई के लिए थी, उनकी फलाह के लिए थी, और जो खास तौर से कश्मीरी आवाम के लिए थी। कुछ जो है वहां पर ऐसी चीजें हो रही हैं जिनका जिक्र करना रक्षा मंत्री के सामने बेहद जरूरी था, मगर उन तमाम बातों को पब्लिक डोमेन में लाना मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं है। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर पर्दा जो है वो डालना भी कई बार जरूरी होता है। डायलॉग कंटिन्यू रहना चाहिए, लेकिन डायलॉग जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, ये बहुत अहम बात है। जावेद रहमानी साहब, क्या कुछ आखिर में कहेंगे? क्या कुछ जो है आपको उम्मीदें हैं हुकूमत से? और जैसे इन्होंने भी कहा कि भाई एक शुरुआत करनी चाहिए, और एक जो है ये तमाम जितनी भी तंजीमें हैं, मुस्लिम तंजीमें, उन्हें 10-12 लोगों की, या जितने भी लोग वो चाहें उसमें, वो प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, और जितने भी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह हैं, उन तमाम लोगों से मुलाकात करनी चाहिए। एक बार जरूर ये कोशिश करनी चाहिए। नहीं, जावेद अहमद साहब की बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, और 100% मुत्तफिक हूँ कि ये जरूरत है। वक्त का तकाजा भी है कि देखिए जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, ये हम यहाँ के शहरी हैं, और हुकूमत में वजीर आजम, किसी भी पार्टी का वजीर आजम जो है एक संवैधानिक पोस्ट पे होता है। पिछले 12 सालों में क्या हम में से कोई तंजीमों के रहबर, कोई सरबराह, या आप जिसे भी कहें, कोशिश की कि आप मिली मसाइल को लेकर के ही आप उनसे कम से मुलाकात करें, और कौम को बताइए ना। कौम तो इंतजार कर रही है भाई, लीड तो आप ही को करना है ना। बिल्कुल। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जितनी तंजीमें ऐसी हैं, कौम तो आपके आदेश का पालन करने को तैयार है, बशर्ते कि आपको हुजरे से बाहर निकलना होगा। हुजरे में बैठ के, एसी में बैठ करके बहुत हो गया, अब रहा के रहबरी करने की जरूरत है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसकी क़यादत में देख रहे हैं हम कि मुल्क भर में बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। तो देखिए फिलहाल तो लग रहा है कि भाई कौम की जो तंजीमें हैं, कौम से जुड़ी हुई, वो एक्टिव है। ठीक है, चूंकि वक्त की कमी है, उज़मा साहिबा क्या कुछ कहेंगे आखिर में? चूंकि जिम्मेदारी जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो निभा रहा है, और उसी की अगुवाई में तमाम चीज़ें हो रही हैं। ये जो वक्फ का पूरा मामला उसको लेकर के आगे क्या इक़दाम होंगे, और जो सजेशंस दिए गए, क्या ये बात आप पहुंचाएंगी वहां तक? जी बिल्कुल, ये बातें जितनी हैं, आई थिंक बोर्ड इस बात से बिल्कुल मुतफिक है कि, और सिर्फ ये बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं, ये सारे मुसलमान की जिम्मेदारी कि एक प्लेटफॉर्म पर आकर हुकूमत से लड़े। और हुकूमत से दूरी ऐसा नहीं कि हम लोगों ने रखी है, हुकूमत हमसे मिलना नहीं चाहती है। हम लोगों ने जहाँ जहाँ कोशिश की है, विकेट से मिलने गए, चंद्रबाबू नायडू से बोर्ड ने मिलने की कोशिश की, बाकायदा अपनी बातें रखी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने देखा कि हम लोग बैकस्टैब हुए। इसी तरीके से हुकूमत का भी वही रवैया रहा है, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की जा रही है, लेकिन हुकूमत मिलना ही नहीं चाहे तो इंसान क्या कर सकता है। हमारा जो काम है वो हम करते रहेंगे, इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। और हमारा जाहिर तौर पर कोशिशें जो है वो जारी रहनी चाहिए। एक तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो कानूनी पेचीदगियां हैं, वो जो वकला हैं, जो वकील हैं, वो उससे निपटेंगे, या वो अपनी जिरह रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, वहाँ पर सबूत देंगे, या जो भी डिमांड होगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो उसकी खानापूर्ति जितनी भी होगी वो कागज़ से करेंगे, अपनी बातों से करेंगे, दलील देंगे। और जहाँ तक सिविल सोसाइटी की बात है, जहाँ तक मुस्लिम तंजीमों की बात है, तो उन्हें भी अपने लेवल पर कोशिशें जो हैं वो आखिरी दम तक करती रहनी चाहिए, और कानून के दायरे में इस कोशिश को जारी रखना चाहिए। बहरहाल तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम नाज़रीन का भी शुक्रिया ये प्रोग्राम देखने के लिए। फ़िलहाल मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।